नमस्ते साथियों, आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ज्योतिष के अंदर एक शब्द आता है शर। तो आज शर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और चंद्रमा की क्रांति, हमने सूर्य की क्रांति तो समझ ली, चंद्रमा की क्रांति भी होती है, तो चंद्रमा की क्रांति के बारे में जानेंगे। और जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो उसका प्रभाव शर के साथ कैसे पड़ता है, एकम दूज तीज कैसे बनती है, वो भी जानेंगे। तो शर होता क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काटती है, लगभग एक ही प्लेन में। मतलब कोई भी उसके ऊपर नीचे नहीं होती पृथ्वी। जहाँ जिस प्लेन के अंदर, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूरज है, अब ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के इस प्लेन में ये ऐसे घूम रही है पृथ्वी, ऐसे इस प्लेन में। मतलब अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो परली तरफ से जाके यूँ घूम रही है, परली तरफ से। मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि प्लेन के बारे में। तो ये प्लेन ऐसे घूम, ऐसे ये ऐसे घूम रही है यहाँ इस सेंटर से। तो ये तो हो गया इसका प्लेन, पृथ्वी का प्लेन जो सूरज के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काट रही है। अब ये अपने चंद्रमा को लेके साथ घूम रही है पृथ्वी। जब पृथ्वी अपने चंद्रमा को साथ लेके घूम रही है तो चंद्रमा भी ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। मान लो ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी ऐसे आ गई है, इधर आ गई, तो ये चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है इसके साथ साथ, इधर से घूम के यूँ आ गया, ऐसे घूम रहा ऐसे। तो अब क्या है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 5 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो प्लेन बनता है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का घूमने का, ये प्लेन पृथ्वी जिस प्लेन में घूमती है उस प्लेन में अर्थ के सेंटर से जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको, वो 5 डिग्री का एंगल है, उसी को शर कहते हैं। कि यहाँ इस टाइम मैक्सिमम शर पे है चंद्रमा, इस टाइम भी मैक्सिमम शर पे है। बीच में जैसे जैसे पृथ्वी के यूँ चारों तरफ घूमेगा तो परली तरफ जाके यहाँ आ गया, मान लो चंद्रमा इस पोजीशन में आ गया, घूमते ये यहाँ से घूमा, ये यहाँ आ गया, तो इस टाइम ये इस पृथ्वी के प्लेन में आ गया। इस टाइम इसका प्लेन का शर, इसका पृथ्वी चंद्रमा का सर 0 हो गया यहाँ इस टाइम इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, तो इसका शर 0 हो गया। तो पॉजिटिव 5 डिग्री से लेके 0 से होते हुए -5 डिग्री तक चलता है, फिर वापस 0 तक जाता है, फिर पॉजिटिव 5 डिग्री तक चले जाता है। ये इसका शर कहलाता है। कि अलग अलग पोजीशन में चंद्रमा का शर हो, चाहे किसी बुध का शर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो पृथ्वी के प्लेन से और पृथ्वी के सेंटर से जितने डिग्री का एंगल बनाता है वो उस टाइम का शर कहलाएगा। उस पोजीशन का, चंद्रमा की उस पोजीशन का शर कहलाएगा। हमेशा 5 डिग्री नहीं रहता शर चंद्रमा का, कभी 5 डिग्री होता है, कभी 4 डिग्री होता है, कभी 3 डिग्री होता है, कभी 2 डिग्री होता है, कभी 1 डिग्री होता है, कभी 0 डिग्री होता है, फिर -1 डिग्री होता है, तो ये शर ऊपर नीचे होता रहता है। अब पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो अब हम इस शर तो समझ लिया आपने। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27.5 दिन में, लगभग 27 दिन 7 घंटे में एक चक्कर पूरा काट लेता चंद्रमा। अगर पृथ्वी यहाँ रुकी हुई होती तो चंद्रमा यहाँ से चलता और वापस परली तरफ से घूम के यहाँ आ जाता और यहाँ से वापस घूम के यहाँ आ जाता, तो इसको 27 दिन 7 घंटे लगते। परंतु पृथ्वी भी 27 दिन में, मतलब 27.5 दिन में 27.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, और फिर वो 2 डिग्री वापस वहीं में आने में, वो भी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो 27.5 दिन में पृथ्वी 27.5 डिग्री आगे बढ़ गई, तो चंद्रमा को जब एक चक्कर काटने में 27.5 दिन का टाइम लगता है, तो इसका भोगांश कितना हो गया? मैंने जैसे भोगांश पहले बताया था, चंद्रमा का भोगांश लगभग 13.5-14 डिग्री का एक दिन में भोगांश होता है। मतलब हम 27.5 दिन में जैसे एक 360 को भाग लगाएंगे तो लगभग वो बनता है
13.5 डिग्री का, 13.5-14 डिग्री का एक भोगांश बनता है, एक दिन का भोगांश। एक दिन में चंद्रमा 13.5 डिग्री आगे बढ़ जाता है, पहली वाली पोजीशन से 13.5 डिग्री आगे चला जाता है। तो पृथ्वी 27.5 दिन के अंदर 27.5 डिग्री आगे चली गई, तो 2 दिन आगे फालतू लगते हैं उस पोजीशन में पहुंचने में चंद्रमा को। पहले वाली पोजीशन में जैसे मैंने पहले बताया था कि चंद्रमा उस पोजीशन में आने में, जैसे मैंने वहाँ वर्टिकल प्लेन के अंदर बताया था कि पूनम से वापस पूनम में आने में उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वो इसीलिए लगते हैं कि उसको 27.5 दिन के अंदर पृथ्वी 27.5 डिग्री आगे आ गई, तो चंद्रमा को 13.5 के हिसाब से 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे ना, 13.5 14 डिग्री के हिसाब से एक दिन में 14 डिग्री का भोगांश कवर करता चंद्रमा। तो इसलिए 29.5 दिन का पूनम से पूनम आने में 29.5 दिन का समय लगता है। तो ये तो था इसका चंद्रमा का सर और चंद्रमा की क्रांति के बारे में हम देख लेते हैं और शरीर का प्रभाव। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ फुल मून डे होता है, तो यहाँ क्या होता है, अब सूरज की किरणें यहाँ से यूँ आ रही है और पृथ्वी पे बैठा हुआ आदमी इसको यूँ देखेगा, हम यहाँ से देखेंगे तो हम जो कैमरे की तरफ से देख रहे हैं तो हमारे को इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है सूरज चंद्रमा का, तो इतने पोर्शन में हमारे को चंद्रमा यहाँ से दिखाई दे रहा, आधा ही दिखाई दे रहा साइड से, और पृथ्वी पे बैठे हुए आदमी को पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा फुल मून डे। तो उस टाइम उसकी पूनम होगी और पृथ्वी से चंद्रमा जब पृथ्वी की पहली तरफ से घूम के यहाँ आ जाता है तो यहाँ अमावस आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे को सूरज के सामने इतने पोर्शन में प्रकाश की किरणें पड़ रही है, तो इतने पोर्शन में प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो हमारे को यहाँ ये हमारे को तो दिखाई दे रहा है, परंतु जो आदमी पृथ्वी पे बैठा है वो पृथ्वी पे बैठे हुए आदमी को यहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, अमावस दिखाई देगी इसके अंदर ये। तो ये अमावस का दिन हो गया और बीच में उसके उसी हिसाब से पूनम से फिर एकम आ जाएगी, दूज आ जाएगी, तीज आ जाएगी, तो चंद्रमा छोटा होता जाएगा और अमावस तक आते आते चंद्रमा गायब हो जाएगा। तो ये तो था उसका कि किस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है और किस तरीके से उसके कलाएं बनती हैं, छोटी बड़ी, पूरा फुल मून डे, फिर उसके बाद एकम दूज तीज चौथ, यहाँ अमावस, फिर यहाँ से फिर एकम दूज तीज चौथ, फिर यहाँ पूनम बन जाती है। जैसे जैसे सूरज के सामने का जो हिस्सा हमारे को अर्थ पे दिखाई देता है वो उसी हिसाब से हमारे को एकम दूज तीज बनती रहती है। तो ये तो था चंद्रमा के शर्ज के कारण होने वाला प्रभाव। अगर चंद्रमा कोई भी एंगल नहीं बनाता, उसी एंगल में उसी प्लेन में घूमता सूरज के चारों तरफ, तो जिस प्लेन में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है चंद्रमा भी इसी प्लेन में घूमता, इसी प्लेन में जिस प्लेन में, तो हर अमावस को सूर्य ग्रहण होता और हर पूनम को चंद्र ग्रहण होता। परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि सूरज जो है 5 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है, तो इसीलिए चंद्रग्रहण हमेशा चंद्रग्रहण नहीं होता चंद्रमा का और सूर्य ग्रहण नहीं होता सूर्य का, एंगल बनाने की वजह से। और अब हम चंद्रमा की क्रांति, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि सूर्य की क्रांति देखी थी कि इक्वेटर से सूर्य कभी ऊपर चला जाता है, कभी इक्वेटर से नीचे चला जाता है सूर्य, मतलब विषुवत रेखा से कभी ऊपर चला जाता है 21 जून को और 21 दिसंबर को नीचे आ जाता है तिरछा, जबकि यह प्लेन एक ही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा पृथ्वी का 21 जून की तरफ, तो उसका इक्वेटर तो चला जाएगा नीचे और वो यहाँ आ जाएगा 21 जून का। तो 21 जून को इसकी पोजीशन ये जो बनेगी ये बन जाएगी कितनी, 23 डिग्री ऊपर चला गया सूरज, तो यहाँ इक्वेटर नीचे रह जाएगा और ये बन जाएगा इसका ऊपर वाला पोर्शन सूरज का, जहाँ क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट ऊपर चली गई, तो उसके हिसाब से इसका जो भोगांश ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है ये ऐड और हो जाएगा, उसमें कभी ऐड हो जाएगा कभी माइनस में आ जाएगा।
पोजीशन के हिसाब से। तो 23.5 डिग्री में मैक्सिमम वो 27 डिग्री तक जाता है ऊपर, और 27 डिग्री से -27 डिग्री तक नीचे आता है। वो हिसाब से चंद्रमा की क्रांति बन जाती है। चंद्रमा की क्रांति सूरज की क्रांति से 3-4 डिग्री ऊपर नीचे, 3-4 डिग्री नीचे ऊपर होती रहती है, इसके प्रभाव की वजह, मतलब 5 डिग्री के शर की वजह से। उतनी नहीं रहती क्रांति जितनी सूर्य की क्रांति होती है, उससे ज़्यादा होती है क्रांति इसकी चंद्रमा की, क्योंकि वो शर की वजह से, शर जो है चंद्रमा जो है 5 डिग्री ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ये तो दोस्तों चंद्रमा की क्रांति, और मैंने बताया शर से परिचय करवाया, चंद्रमा के शर का प्रभाव बताया कि कैसे कैसे। तो ये एक शर जब 0 होता है, अगर शर यहाँ आ जाता है, यहाँ अमावस के टाइम किसी क्रांति पे, तो उस क्रांति पे चंद्रमा की क्रांति भी उतनी रहती है और सूरज की क्रांति भी उतनी रहती है, और शर हो जाता है 0। और उसका जो भोगांश होता है दोनों का भोगांश एक ही होगा उस टाइम। और चंद्र ग्रहण के समय इसका भोगांश के अंदर 180 डिग्री का अंतर आ जाएगा। इसका अगर मान लो यहाँ 70 डिग्री का भोगांश है, तो यहाँ 250 डिग्री का भोगांश आएगा चंद्रमा का। तो दोनों अपोजिट होंगे, और यहाँ उसका चंद्रमा के टाइम में उसकी क्रांति क्या होगी, यहाँ अगर मान लो 12 डिग्री क्रांति है, तो वहाँ भी उसकी 12 डिग्री क्रांति होगी चंद्रमा की, माइनस में 12 डिग्री। यहाँ अगर सूर्य की क्रांति प्लस 12 डिग्री है, तो चंद्रमा की क्रांति -12 डिग्री होगी। तो बिल्कुल अपोजिट होता है। उस टाइम भी शर 0 होएगा। तो जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, तो शर तो 0 होगा ही होगा, परंतु क्रांति सूर्य ग्रहण के टाइम क्रांति दोनों की एक ही होगी, भोगांश भी एक ही होगा। और चंद्र ग्रहण के समय शर तो 0 होगा ही, और क्रांति अपोजिट होगी, और भोगांश में 180 डिग्री का अंतर होगा। क्रांति अगर सूरज की 12 डिग्री है, तो चंद्रमा की -12 डिग्री होनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखते रहिए।